हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद और आपका द फ्यूचर क्रिएटर्स पे स्वागत है और अभिनंदन है। तो वेलकम है आज के डेमो में जो कि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए, यूपी डीएलएड एग्जाम के लिए डेमो दिया गया है। यहाँ पे हिंदी का देने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज आपका डे 1 है और इसी को शुरू करेंगे, आगे के क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इसी को। पहला दिन है सिलेबस इंट्रो हो चुका है आपका, इंट्रोडक्शन मैंने क्लास ले लिया है हिंदी को लेकर के और अब उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उससे विषयगत होकर के कैसे चलेंगे आज उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही जो है कि आज टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, कर देंगे और आज हम लोग पहले चैप्टर में एंटर कर लेंगे। देखिए बहुत ज्यादा टॉपिक आपको इसमें कवर नहीं करना है, 25 मार्क्स में क्या ही करेंगे आप, है ना। लेकिन ओवरऑल कह सकते हो कि हिंदी का एक जो मेन पोर्शन है और जिसे आप प्रधान कह सकते हो वो आज ही शुरुआत होने वाला है हिंदी में, है ना। तो शुरू करते हैं और सिलेबस इंट्रो मैंने करा लिया है। बाकी मैं किस तरीके से इनको विषयगत तरीके से लेकर के चलने वाली हूँ आज मैं बता देना चाहती हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो क्लास में ही करा दिया था कि यही आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपको आप देख पा रहे होंगे 5 पॉइंट्स है और मैं 5 चैप्टर्स में भी डिवाइड कर दी हूँ। ठीक है, 5 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर दिया आपके पूरे टोटल सिलेबस को और 5 चैप्टर्स के अंडर में जो आपके टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को भी मैं बताऊंगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना, शुद्ध उच्चारण करना, आपका यहाँ से प्रश्न बना हुआ है ना। पिछले एग्जाम्स में 2018 में, 2022 के और 2023 के एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं आपके ध्वनि से जुड़े हुए, जिसमें कि उच्चारण संबंधी नियम को भी पूछा गया है। कुछ नियम होते हैं, उच्चारण के नियम, शुद्ध उच्चारण के नियम, तो इसको मैंने टॉपिक में जोड़ा है, मैं बताऊंगी कि कैसे प्रश्न है, प्रश्न को भी मैं बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले भाषा, हिंदी भाषा से भी प्रश्न आया हुआ है जिसकी चर्चा मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ध्वनि को ही कैसे वर्ण कहा जाता है और ध्वनि में वर्ण में अंतर क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही वर्णों के विभाजन को समझेंगे, उनके वर्गीकरण को समझेंगे, उनके अंतर्गत आने वाले भेदों को समझेंगे। साथ ही जो वर्गीकरण के आधार हैं, किस आधार पे, जैसे कि वर्ण में स्वर और व्यंजन भी आता है, योगवाह भी आता है, तो स्वर को किस तरीके से विभाजित किया गया है, किन किन आधारों पे, जैसे कि मात्रा के आधार पे, है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, कालानुसार, यानी एक ही बात हुई, मात्रा कालानुसार या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों को कितने भेदों में बांटा गया है। फिर आपके जिह्वा के उठने के आधार पे, है ना, उठने के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पे, है ना, जिसमें संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत आता है, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रयत्न के आधार पे, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पे स्वरों के कितने भेद आएंगे, वर्णों के कितने भेद होंगे, आपको इसको लेकर के चलना है। फिर वर्णों में भी इसी प्रकार चलेंगे, वर्ण के भेद में इसी प्रकार चलते हुए हम बताएंगे किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, ध्वनियों में ही आएंगे। उसके बाद जो है लिपि में, देखिए एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि लिपि जिस वक्त हम लोग पढ़ेंगे, लिपि में एक बार ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक इसमें भी देखने को मिलेगा और एक बार लिपि में भी मिलेगा, क्योंकि लिपि से ही संबंधित है आपका स्वर और व्यंजन, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है कि हिंदी ध्वनियों में ही आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा दूं, जिसमें आपका स्वराघात, बालाघात पे भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं, ये इनसे जुड़ा हुआ है, ध्वनि से जुड़ा हुआ है। साथ ही उच्चारण विधि और उच्चारण यंत्र जो है हमारे, और उसके उच्चारण के साधन, नियम, या फिर उसमें शुद्धि अशुद्धि, उच्चारण के शुद्ध, उनके घटक, कारक इत्यादि जो भी हैं, है ना, उसको भी हम लोग भाषा के अंतर्गत समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक ये रहा, है ना। उसके बाद चिन्ह, विराम चिन्ह से प्रश्न रहेगा। लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, ये सब जो है पेडागोजी का पोर्शन है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने किस तरीके से आपको चैप्टर डिवाइड किया और कैसे 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हमने लिया, अध्याय 1, पहले अध्याय में मैंने लिया है ध्वनि का अध्ययन। ठीक, पहला अध्याय है, इसके अंदर मैं अभी बताऊंगी कि कैसे हम लोग चलेंगे। ठीक है, ध्वनि का अध्ययन पहला अध्याय रहेगा और इसी की शुरुआत में आज करने जा रही हूँ ध्वनि के परिचय के साथ। साथ ही भाषा को समझेंगे, क्योंकि 2022 का प्रश्न आ चुका है आपका कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार हैं या फिर अभिव्यक्ति के माध्यम का नाम लिखिए। ठीक है,
इसको इस तरीके के प्रश्न जो है कि मुझे लगता है कि 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति यानी कि भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ है आपके डीएलएड के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद कौशल से बेशुमार प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख कौशल, जिसमें कि श्रवण कौशल, वाचन कौशल। इसमें आपने कौशलों में सुना होगा आपने ये सु बो पली, ये ऐसे याद कर लो, ठीक है। भाषा सीखने के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो 4 कौशल हैं, जिसमें से कि आपको 3 कौशलों को विधिवत पढ़ना है आपके इस सिलेबस में। सुबोपली कहने का सेंस है यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, ये आपके कौशल हैं, ठीक है। भाषा के प्रमुख कौशल हैं, भाषा सीखने के प्रमुख कौशल है। उसके साथ ही लिपि में हम लोग लेकर के चलेंगे, जिसमें मैंने ये लिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि आपको वर्ण में ही ये स्वर व्यंजन कंप्लीट करा दूं। जो कारक बचेगा, कारक जो बचेगा उसको हम लोग अध्याय 2 में कंप्लीट करेंगे। एक बार रिवीजन चल जाएगा आपका लिपि के चैप्टर में, ठीक है। तीसरा अध्याय आपका शब्दों की पहचान से है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। चौथा अध्याय विराम चिन्हों के माध्यम से, उसमें पढ़ेंगे हम लोग विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्हों का उपयोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही उसके नियम को पढ़ेंगे। और आखिरी अध्याय आपका, यानी कि कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं आपके, और इसी से आपके जो वैकल्पिक प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और उसके बाद आपका जो है कि लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस जो होंगे आपको इसमें शामिल किए जाएंगे। तो 5 चैप्टर्स हैं आपके, 5 चैप्टर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में हम लोग क्या लेके चलने वाले हैं? पहले वाले चैप्टर में हम लोग लेके चलने वाले हैं ध्वनि का परिचय। ध्वनि कहते किसको है, ठीक है। ध्वनि कहते किसको है, इसको लेकर के चलेंगे, इसको पढ़ेंगे। साथ ही ध्वनि का अर्थ क्या होता है, ध्वनि यंत्र को पढ़ेंगे। ध्वनि यंत्र कहने का सेंस जो है कि डिवाइसेस जो होते हैं, अब ये डिवाइसेस कहाँ होंगे बताइए? ये जो डिवाइसेस होंगे ये आपके साउंड बॉक्स वगैरह, डीजे वगैरह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके स्वर तंत्रियों की बात हो रही है, जो उच्चारण तंत्र हैं उनकी बात हो रही है, यानी कि गले से लेकर के मुख के भाग जहां हम उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं, उच्चारण स्थान में जो यंत्र हैं जो हमारे उच्चारण में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो आपके जो है कि होंगे, ठीक है। साथ ही जो है कि प्रश्न आपके बने हुए हैं, है ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के नाम रखने हैं आपको, ठीक है। उच्चारण स्थानों के नाम लिखने हैं, तो उच्चारण स्थानों को बहुत ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आपका जो है कि कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंतोष्ठ हो जाएगा, दंत हो जाएगा, है ना, मुख विवर हो जाएगा, नासिका विवर हो, जिह्वा मूल्य हो जाएगा, जिह्वाग्र हो जाएगा, काकल हो जाएगा, ठीक है, अभी काकल हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। ये सारे आपके क्या हैं? उच्चारण स्थान है, ठीक है। इन्हीं को बोला गया है, इन्हीं को पढ़ना है हमें ध्वनि यंत्र में। इसी को पढ़ना है ध्वनि यंत्र में। यंत्र कौन कौन से हैं मैं इमेज के साथ आपको यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी, जरूर दिखाऊंगी। फिर पढ़ेंगे हम लोग ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल रट डालिएगा। मैं चाहती हूँ कि 25 आउट ऑफ 25 आप ले करके ही जो है कि माने आप, ठीक है। शुद्ध उच्चारण से प्रश्न पूछा है, कहाँ से प्रश्न पूछा है? ये वर्णों के उच्चारण स्थान से पूछा है, और अक्षरिक उच्चारण के नियम पूछा है। 4 नियम पूछा गया था, है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछा है शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या है, अशुद्ध उच्चारण के कारण पूछा है, अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हो सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ कि ये प्रश्न पूछा, उसको आप लोग कहीं शॉर्ट में, कहीं पेज के कोने में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये प्रश्न पूछे हुए हैं प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में पहला पॉइंट ध्वनि का अध्ययन, दूसरा पॉइंट शुद्ध उच्चारण, तीसरा पॉइंट है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख कौशल। ये 3 पॉइंट हमको पढ़ने हैं अध्याय 1 में, ठीक है। अध्याय 2 में लिपि को समझेंगे, और लिपि अलग अलग भाषाओं की लिपि को भी देखेंगे, समझेंगे। हो सकता है लिपि की परिभाषा पूछा है एग्जाम में, आपकी क्या पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा है? लिपि की परिभाषा। लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि आपको वैकल्पिक प्रश्नों में पूछ दे, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है ना। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि जो है कि किस जो है लिपि से जो है कि निकली है, आई है ना, ब्राह्मी से आई है, पता है, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी है वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे लिपि में, ठीक है। उसके बाद शब्दों की पहचान, इसको प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करने वाली चीजें, कुछ चीजों को मैं पढ़ाऊंगी
और कुछ चीजों का प्रैक्टिस आपका यहीं यूट्यूब चैनल पे द फ्यूचर क्रिएटर्स पे आपके यहाँ पे मैं तैयार कराऊंगी। खूब ढेर सारा प्रैक्टिस किया जाएगा, इतना ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपसे अछूता ना रह जाए। ठीक है जी, उम्मीद है चीजें आपके लिए काफी सुलभ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्हों का एक चैप्टर चलेगा, जिसमें कि कई जगह जो है कई किताबों में 14 विराम चिन्ह बताए गए हैं, कई जगह 18, कई जगह 22 बताए गए, है ना। तो विराम चिन्हों के जितने भी प्रकार होंगे आपके हिंदी भाषा में और जितने प्रश्न बने हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं प्रश्न को इस बार इस वजह से भी डाल रही हूँ ताकि आपको एक पैटर्न पता चल सके एग्जाम का, कि आपका एग्जाम किस विधि से मतलब पूछता है। ठीक है, क्या विधि है, आयोग की क्या विधि है आपके आपके एग्जाम को, अरे आपके सिलेबस को पूछने का। ठीक है, आपके क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, उसके बाद है लेखन कौशल। अब लेखन कौशल मैंने आपको बोला कि 3 कौशल है ना, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, यानी सुबोपली बोला मैंने आपको, सुबोपली। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो ये आपके 4 कौशल थे, जिसमें कि 3 कौशलों को आपको पढ़ना है। कौन कौन से आपके हैं, तो आपके पढ़ना यानी कि वाचन कौशल, उसके बाद आपका यहाँ पे लेखन कौशल को लास्ट में रखेंगे हम। ठीक है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और आपका लेखन कौशल लास्ट में रखेंगे। और इसमें जो त्रुटि इसी में आएगी वर्तनी, इसी में हमको वर्तनी को भी पढ़ना है ना। शब्द का शुद्ध शुद्ध करके दिया रहेगा और वैकल्पिक प्रश्नों में पूछता है ये, वैकल्पिक प्रश्नों में ये पूछता है, तो 4 नंबर का आएगा तो आएगा, 2-3 नंबर का, है ना। तो वर्तनी संबंधित त्रुटियां जो होंगी इसको इसी लेखन कौशल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, इसका प्रैक्टिस ढेर सारा कर डालें। तो ये था आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारा टॉपिक पहला अभी ये शुरू करने जा रहे हैं, ध्वनि का परिचय। ठीक है, लेकिन ध्वनि का परिचय जानने से पहले हम एक चीज जानना चाहते हैं। हमें जब अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जैसे मुझे बताना है कि हमने नया चैनल ओपन किया है, टीचिंग चैनल ओपन किया है, और अब जो है हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं भाइयों एवं बहनों, आइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जितने भी धुरंधर टीचर्स हैं, जितने भी धुरंधर अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनसे जुड़िए। ठीक है, उनके माध्यम से चीजों को सीखिए, समझिए। ये मैं कैसे बताऊंगी, ये मैं कैसे बताऊंगी, कोई तो माध्यम होगा, कोई तो माध्यम होगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वर्णों के बारे में बता रही हूँ, ध्वनि के बारे में बता रही हूँ, विचारों को अपने शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ, समझा रही हूँ, और इन चीजों को आपको पढ़ा रही हूँ। क्या माध्यम है, क्या माध्यम है, इसी माध्यम का नाम है भाषा, इसी माध्यम का नाम है भाषा। ठीक है, मैं अभिव्यक्त कर रही हूं, खुद को एक्सप्रेस कर रही हूं, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ऑफ आइडियाज। ठीक है, जो मैं अपने विचारों का जो समग्रता है, जो भी चीजें हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं, तो एक माध्यम होगा ना, वो भाषा है। उसको क्या बोलेंगे, भाषा, भाषा अभिव्यक्ति। अब भाषा की अभिव्यक्ति सामान्यतः 3 प्रकार से होती है। अब तो बहुत सारे हो गए हैं, अब तो 4-5 हो गए हैं, लेकिन अगर हिंदी में अभी भी बात की जाए तो 2 को मुख्यतः माना जाता है, और अब सामान्यतः 3 हो गए हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। और अब तो जो है कि आपके दृश्य भी शामिल कर लिए गए हैं। दृश्य में जो आपके वीडियोस हैं, विजुअल्स जो आप देख रहे हो, जैसे अभी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, ये आपके क्या है, दृश्य हैं, मनोरंजन के साधन के माध्यम एंटरटेनमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें। ठीक है, मनोरंजन को भी जोड़ा गया है इसमें, तो वो भी एक तरीके से अभिव्यक्ति की बात की जाए तो वो दृश्य में शामिल की जाती है। तो 4 प्रकार की अब जो है कि अगर कर, लेकिन आपसे पूछे तो आप 2 ही अभिव्यक्ति बताएंगे, मौखिक, लिखित। ठीक है, मौखिक, लिखित 2 अभिव्यक्ति बताएंगे। और एग्जाम में पूछा हुआ है अभिव्यक्ति के साधन के नाम बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, 2023 का प्रश्न है।
अभिव्यक्ति के साधन का नाम बताइए। कौन कौन से साधन हैं अभिव्यक्ति के? पहली बात तो आपकी अभिव्यक्ति कौन कौन सी हो गई? आपकी अभिव्यक्ति हो गई मौखिक। कौन कौन सी हो गई? मौखिक हो गई। अभिव्यक्ति के प्रकार, अभिव्यक्ति के प्रकार, मौखिक, दूसरी अभिव्यक्ति लिखित, और एक और जोड़ लीजिए सांकेतिक। आपने कभी आप जब कभी जर्नी करते हैं उस दौरान आप जब ट्रैफिक वगैरह में फंसते हो, जब ट्रैफिक आता, ट्रैफिक लाइट वगैरह जो है ना, जिसे आप ट्रैफिक सिग्नल कहते हो। क्या कहते हो? सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। वो क्या है? हरी लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट, लाल रंग जल रही है, येलो जल रही है। क्या है ये इशारा कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस क्या दिखाता है? ये करता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या वो चिल्ला के बोल सकता है भाइयों एवं बहनों आप गाड़ी को ऐसे ना ऐसे घुमाइए, इस दिशा में जाइए, उस चौराहे से निकलिए? कैसे वो चिल्लाएगा? कितने लोगों को सुनाई देगा? तो इसको, इसकी अभिव्यक्ति के लिए क्या अपनाया गया? संकेत को अपनाया गया, संकेत को माध्यम बनाया गया। इसको बोला गया सांकेतिक भाषा, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया था, दूसरे चैप्टर क्लास ली थी मैंने, तो उसमें मैंने जो है कि उसमें मैंने हिंदी जब मैं पढ़ा रही तो भाषा पढ़ा रही थी, उस वक्त मैंने बताया था कि जैसे कि एक चैनल आता था जब हम लोग छोटे छोटे थे, उस वक्त जो है टेलीविजन पे जो पत्रकार साहब थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो अपना जो है बोले जा रहे हैं, और एक भाई साहब या फिर एक बहन जी बगल में बैठी हुई हैं, या फिर बगल में उनका एक जो है कि साइड बनाया गया था, और उसमें जो है कि उसकी अभिव्यक्ति कर रही है इशारे से बता रही है, ऐसे ऐसे करके इशारे से बता रही है। वो जो बोल रहे हैं उसको जल्दी जल्दी हाथ से, मुंह के एक्सप्रेशन से, इशारे से बता रही है। हमारे समाज में जो दिव्यांग जन पाए जाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, ढंग से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो ये सांकेतिक जो भाषा, ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि भी जो सांकेतिक भाषा का एक जो है कि क्या है, प्रकार है। ब्रेल लिपि संकेत ही तो है, संकेत तो है। ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, उसको टच किया जा रहा है। जो उभरा हुआ भाग है, नुकीला भाग है किताब कॉपी पे, उसको टच कर रहे हैं, वो संकेत ही तो दिया है। ब्रेल लिपि ने संकेत दिया, उसने समझा ए बी सी डी क ख ग ऐसे लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि भी सांकेतिक भाषा का एक प्रकार है, याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा का एक प्रकार है। मौखिक की बात करें तो जो हम डिबेट करते हैं, इंटरव्यू है, तो मौखिक में क्या क्या जाएगा? मौखिक में क्या क्या जाएगा? देखिए ये प्रश्न बनाए इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, ठीक है, इस पे प्रश्न बनाए हैं तो इसको नोट्स में बना लीजिएगा। मौखिक भाषा के कौन कौन से प्रकार हुए? माध्यम कौन कौन से? भाषण हो गया, डिबेट हो गया, इंटरव्यू हो गया, है ना, डिबेट हो गए, इंटरव्यू हो गया, ठीक है। और भी जितनी चीजें हैं जो हम अभिव्यक्त करते हैं, बातचीत है, कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रही हूँ, है ना, समझा रही हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन आप जो है मोबाइल में यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप दृश्य का यूज कर रहे हो, दृश्य का यूज कर रहे हैं, आप दृश्य का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार लिखित है, लिखित में भी जो है कि आपका निबंध हो गया, लेख हो गया, है ना, मैगजीन वगैरह, पत्रिकाएं वगैरह हो गई आपकी, न्यूज़पेपर हो गए, क्या हो गया, ये समाचार पत्र हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके लिखित भाषा के हो गए प्रकार, ठीक है। उसके बाद सांकेतिक का मैंने एग्जाम्पल लिया ही, आपके जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो हो गए आपके। उसके बाद जो ब्रेल लिपि है एग्जाम्पल है, वो आपकी सांकेतिक भाषा के हो गए, ठीक है। दृश्य में मैंने अभी आपको बताया, जैसे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, है ना, वीडियो वगैरह देख रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, सब क्या है, दृश्य है। देखने के बाद जो है कि आप चीजों को समझ रहे हो, सीख रहे हो। तो ये हो गए आपके माध्यम, किसके? भाषा के माध्यम, ठीक है। आइए, ये हो गई आपकी। अब आइए, अब समझेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप लोग बना लीजिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हो, हालांकि प्रश्न जरूरी नहीं यहां से पूछे,
लेकिन आप अपने आंसर को, अपने उत्तर को और भी इंप्रेसिव बनाने के लिए इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये आपका जो पहला स्टेज है वो समझने के लिए यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट्स में आप लोग ध्वनि से पहले थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा से संबंधित है, थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसको। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। जाहिर सी बात है, संस्कृत के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, है ना। संस्कृत का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, उस वक्त मैंने बताया। अब ये संस्कृत, हिंदी में संस्कृत की क्या जरूरत पड़ गई, आइए समझते हैं क्या जरूरत पड़ गई। इसका प्राचीनतम रूप विश्व की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है, जिसे वैदिक संस्कृत बोला गया था। क्या बोला गया था, वैदिक संस्कृत बोला गया था। ठीक है, हालांकि इसको विस्तार कब मिला था, तो 9वीं शताब्दी के बाद से संस्कृत भाषा को विस्तार मिला था। ठीक है, काफी प्रचलित हुआ, 11वीं शताब्दी तक खूब प्रचलन मिला, खूब लिखे गए इसमें। ठीक है, साहित्य में इसका खूब प्रयोग किया गया। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा कही जाती है, जिसकी हिंदी उत्तराधिकारिणी है। ये मेरा असली मुद्दा था, ये मेरा असली मुद्दा था, जिसकी हिंदी उत्तराधिकारिणी है। अब आई, अब असली मुद्दा यहाँ पे है, असली मुद्दा यहाँ पे। अब उसका बर्थ, जन्म, हिंदी का जन्म कैसे हुआ, आइए देखते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा है। क्या आपको ये बात पता थी, क्या आपको ये बात पता थी कि हिंदी स्वयं हिंदी भाषा से नहीं लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा से, यानी कि हिंदी शब्द जो है, इवन जैसे उर्दू की बात करो तो उर्दू भी जो है ना, उर्दू भी जो है कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। खुद उर्दू उर्दू नहीं है, हिंदी हिंदी नहीं, तो हिंदी क्या है, हिंदी फारसी भाषा है। जैसे हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, ये तीनों जो है फारसी भाषा से लिए गए शब्द है। याद रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अगर हिंदी भाषा से रिलेटेड आपको कुछ लिखना हो तो इस लाइन का प्रयोग करके अपने उत्तर को और भी इंप्रेसिव बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हैं। तो सबसे पहले औफी साहब ने, जो फारसी कवि थे, जो फारस से थे, और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। इसका जन्म यहीं से शुरू होता है। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। मोहम्मद मलिक जायसी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने भी 16वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई थी। बताया कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। 1949 को अपनाया गया। राजभाषा किसे कहेंगे, तो जब किसी देश की सरकार जिस भाषा का प्रयोग अपने सरकारी कामकाज में करती है उसे कहते हैं राजभाषा। हालांकि मांग उठी थी इसको राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए भी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत प्रयास किए। कहा उन्होंने कि भाई हिंदी को जो है, हिंदी को राजभाषा के साथ साथ जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लेना चाहिए। बट बाद में जाकर के अभी भी जो है राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। और कब से अपनाया गया, तो 14 सितंबर। और हर 14 सितंबर को हम हर वर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हम मनाते हैं, है ना। वहीं पे विश्व हिंदी दिवस की बात करें, जिसकी चर्चा करूं अगर मैं, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख या चर्चा नहीं किया गया। एथनोलॉग के अनुसार, एथनोलॉग एक संस्था है, कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए विश्व हिंदी दिवस की अगर चर्चा करूं तो 10 जनवरी को हम हिंदी को जो है कि मान्यता देते हैं, और 10 जनवरी को जो है हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिंदी की बात करें तो आर्टिकल की बात करें, संविधान में इसकी चर्चा कहाँ है, तो 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि है। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए तो ये चीजें मैंने अभी आपको बताई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करूं तो अब शुरू करते हैं अपने असली मुद्दे को, और यहीं से शुरू होता है आपका असली सिलेबस। इसका इंट्रोडक्शन मुझे देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसके पहले ध्वनि को समझने से पहले जो है हम समझते हैं कि ये किस भाषा की है, ध्वनि किस भाषा की है, इस चीज को हम समझते हुए चलते हैं ना। तो इसी वजह से जो है अब पढ़ेंगे ध्वनि का परिचय। तो ध्वनि का परिचय क्या है? ध्वनि एक ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात ध्वन्यात्मक कहने का सेंस है उच्चारण, यानी कि कोई भी ध्वनि, कोई भी ऐसी आवाज जो हमें सुनाई देती हो, ठीक है। जहां पर शब्द उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे उनके अक्षरों की ध्वनि होती है। ध्वनि यानी कि आवाज, है ना, जो सुनते हैं हम। एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर प्रयुक्त होता है। यदि शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित किया जाए तो अक्षरों की ध्वनियों को सीखने के बाद विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध शब्द नहीं लिखा जाना चाहिए। ये सामान्य सी बातें हैं, चाहे तो आप लिखें चाहे तो नहीं लिखें, आपके लिए ये लाइन ही काफी है, ठीक है। एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा। जहां पे संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, वहीं पे हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। किस प्रकार है, आइए हम समझेंगे। संस्कृत के साथ अगर तालमेल किया जाए, संस्कृत के साथ हिंदी का तालमेल बैठाया जाए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि संस्कृत जहां पे संयोगात्मक भाषा है, वहीं पे हिंदी एक योगात्मक भाषा है। किस प्रकार है, रामः गच्छति, कहूंगी राम गच्छति, तो राम जाता है, गच्छति जाता है। अब वहीं पे मैं कहूं वियोग का अर्थ होगा अलग हुई स्थिति, जैसे कि राम जाता है, राम अलग हो गया, जाता अलग हो गया, है अलग हो गया, लेकिन गच्छति में जाता है, इसमें संयोग है, जाता है, इसका अर्थ है जाता है, इसमें संयोग है, लेकिन वियोग कौन सा है, जाता अलग और है अलग, दोनों वियोग, मतलब क्या है, वियोग है इनका, जाता और है का एक दूसरे से वियोग है। तो इसी वजह से संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है और संस्कृत की तुलना में हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, क्योंकि हिंदी में अलग से कारक चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। संयोग का अर्थ है संयुक्त रूप से, जैसे राम गच्छति, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया थोड़ी सी। अब आइए, हिंदी व्याकरण में ध्वनि और वर्ण दोनों ही भाषा की मूल इकाइयां हैं। अगर पूछे कि भाषा की मूल इकाई कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे कहा जाता है कि सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, नहीं, है ना। अ से छोटा कुछ करिए, अ से छोटा कुछ है क्या, अ से भी छोटा कुछ उच्चारित कीजिए, नहीं। तो यह सबसे मूल इकाई है, कहने का सेंस है कि सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई है। हिंदी व्याकरण में ध्वनि और वर्ण दोनों ही भाषा की मूल इकाई हैं, लेकिन इनके अर्थ और उपयोग में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, उपयोग में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, ध्वनि यानी कि साउंड, वर्ण यानी कि लेटर, अगर हम ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए, लिखने में काम किया जाए, उसे ही वर्ण कहते हैं। लेकिन अगर उसको ध्वनि साउंड के रूप में, जो आवाज आती है हम सुनते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एक बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अर्थात ये आप सुन पा रहे हो, ये हो गया ध्वनि। लेकिन मैं लिख दूं कि मैं सुन पा रही हूं, दैट विल बी द लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे हम बोलते और सुनते हैं। यह भाषा का उच्चारित या कथित रूप है। इसे, ये आपको आज तक पता नहीं रहा होगा, आपने अभी तक कैसे पढ़ा होगा इसको, आप इसी तरीके से पढ़ते होंगे। ध्वनि कहिए या फिर वर्ण कहिए, एक ही बात है, यही पढ़ते आ रहे हैं आप, यही पढ़ते आ रहे हैं, सही बात है, सेम चीज है। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसे हम सुन पाते हैं और वर्ण को लिखते हैं, अंतर यही है। और दोनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। और वर्ण ध्वनि का, जिससे इसे और अधिक खंडित नहीं, ये लाइन आपको इस लाइन में भी मिलेगी, इसे और अधिक खंडित यानी तोड़ा नहीं जा सकता। अ को तोड़ के दिखाओ, अ का उपयोग करके दिखाइए, अ को अलग करके दिखाओ, विच्छेदित करके दिखाइए, नहीं दिखेगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इससे छोटी कोई ध्वनि होती नहीं कि विच्छेद होगा, है ना।
उसके बाद कहें, यहाँ भी देखिए जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो आपका वर्ण में भी ध्वनि में भी सेम बात है कि इनको खंडित नहीं किया जा सकता है। ये वर्ण ही मिलकर वर्णमाला बनाते हैं, जैसे शब्दों और वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे अ, क, म, य को लिखते हैं तो ये लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। मुख्य अंतर यही है कि ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है जिसे बोला सुना जाता है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है जिसे लिखा पढ़ा और देखा जाता है। संक्षेप में ध्वनि वह आवाज है जो हमारे मुख से निकलती है, जबकि वर्ण उस आवाज को लिखने का प्रतीक है। अंतर थोड़ा सा है। आप आज जाकर के अपने हिंदी के टीचर से पूछना, है ना, या फिर अपने बच्चों को बोलिएगा जो हिंदी भाषा को पढ़ाते हैं, जाकर के पूछना, थोड़ा सा पता कीजिएगा कि देखिए क्या बताते हैं। वर्ण और ध्वनि में अंतर वो बताएंगे, ध्वनि और वर्ण एक ही है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, हो सकता है सब बता दे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते थे, है ना। आई ध्वनि यंत्र। अब सबसे बड़ी बात, ध्वनि मैंने कहा साउंड, आवाज। मैं कुछ बोल रही हूं अगर, तो मैं किन किन यंत्रों का, किन अपने उच्चारण स्थान का प्रयोग करते, किन किन यंत्रों का प्रयोग कर रही हूं। सामान्यतः उच्चारण स्थान तो हमारे 5 ही होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बट इसके अलावा जो अंदर के जो अंग है, अंदर के जो यंत्र हैं, डिवाइसेस हैं, उनको किन किन नामों से जाता है, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले श्वास नलिका। देखिए वीवर का अर्थ होता है, पहले समझ लो, वीवर का अर्थ होता है गुफा, केव, कैविटी कहा जाता है उसको, क्या बोलते हैं, कैविटी बोला जाता है। तो कैविटी का नाम है। तो वीवर जब बोले नासिका वीवर और मुख वीवर बोले तो छिद्र कहो या फिर गुफा कहो, एक ही बात है, ठीक है। कैविटी बोलेंगे उसको, केव से कैविटी आया है। अब यहाँ पे श्वास नलिका का प्रयोग करते हैं। श्वास नलिका में श्वास का प्रारंभ होता है सर्वप्रथम फेफड़ों से वायु, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, श्वसन क्रिया आरंभ है, श्वसन श्वास माध्यम बन रहा है, फेफड़े से ऊपर की ओर श्वास नली आ रही है, यानी कि ये भी एक यंत्र है आवाज निकल। मेरी श्वास नली बंद हो जाती है, देखते हो ना बहुत लोग की आवाज नहीं आती है, निकल नहीं पाती है, इशारा कर रहे होते हैं, तड़पते हैं, जब बीमार होते हैं बहुत लोग तो श्वास नहीं, तो वो श्वास नलिका भी उच्चारण का एक कह सकते हो यंत्र है। तो पहली बात क्या हो गई, श्वास नलिका पूछा गया एग्जाम में, याद रखना, लाइन से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर भोजन नलिका, है ना, मानव द्वारा खाया गया भोजन इस मार्ग से अंदर जाता है भोजन नलिका में पहुंचने से पूर्व। अच्छा, कुछ गले में फंस जाए, कुछ गले में अगर आपके फंस जाए, है ना, खाना वाना का कोई भाग जो है, कोई अंश जो है फंस जाए, तो क्या आवाज सही से निकल पाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भी जो है कि हमारे उच्चारण यंत्र हैं, ठीक है। तो श्वास नलिका के ऊपर से जाना पड़ता है। श्वास नलिका के ऊपर एक झिल्ली होती है जो भोजन को श्वास नलिका में जाने से रोक लेती है। तो 2 होती है, ठीक है, भोजन नली, ग्रास नली, और एक श्वास नली होती है, ठीक है। तो यही जब आप हड़बड़ा के खाते हो या फिर खाते वक्त मना किया जाता है ना कि बोलिए मत खाते वक्त, नहीं तो ग्रास नली से जो है कि किसमें, श्वास नली में चला जाएगा भोजन का अंश, ठीक है। कंठ पीटक क्या है, श्वास नलिका से आगे जब जाएंगे, श्वास नलिका से आगे जाओगे तो वायु कंठ पीटक में प्रवेश करती है। कंठ यानी कि पीटक यानी कि पीठ यानी गड्ढा, कंठ यानी गले का गड्ढा। यहाँ पर वाद्य यंत्र के समान स्वर तंत्रियां तारे गोलाकार स्थिति में, ये गोलाकार स्थिति में बनी होती है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। स्वर तंत्रियां क्या है, स्वर तंत्रियां ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं जिस प्रकार सितार के तारों। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, जो बोल रही हूँ, तो जो झंकार हो रही है, जो झंकृति होती है, वो किससे होती है, स्वर तंत्रियों से होती है, ठीक। अभी काकल या फिर काकल बोला गया है, अभी काकल बोलिए या फिर आप काकल बोलिए, है ना। कंठ पीटक से निकलकर अभिकाकल और काकल के बीच से तरंगे गुजरती हैं। मुख विवर, ये थोड़ा सा नीचे होता है, ये ऊपर होता है, ये ऊपर रहेगा थोड़ा सा। देखिए काकल को अली जिह्वा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अली जिह्वा, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अली जिह्वा भी बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मुख विवर, इसके बाद तरंगे मुख विवर में प्रवेश करती हैं। उसके बाद नीचे से आवाज की बात की जा रही है, यहां से आवाज उत्पन्न हो रहा है, यहां से मैं प्रयास कर रही हूँ, श्वास नलिका से शुरू होती है,
श्वास नलिका से शुरू होती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले श्वास नलिका, फिर भोजन नलिका आती है, याद रखिएगा श्वास नलिका, भोजन नलिका, फिर कंठ पीटक, फिर स्वर तंत्रियां जहां झनकार होता है, उसके बाद अभिकाकल और काकल, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, अलिजिह्वा भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मुख विवर, अब उसके बाद मुख ऊपर की ओर मुख विवर, गुफा अंदर की ओर से गुफा आ रही है, ठीक है, उसे मुख विवर बोलेंगे। उसके बाद नासिका, उसके बाद जो नाक की स्थिति बनती है, कनेक्शन होता है ना माउथ का नोज के साथ, कनेक्शन होता है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए। तो यहाँ पे जो है मुख विवर के बाद नासिका विवर, नाक का गुफा, ठीक है, नेजल कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में नेजल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्रवेश करके तरंगे अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं। अनु यानी पीछे, नासिक यानी नाक, नाक के पीछे ध्वनियां शुरू हो जाती हैं। कंठ मुख विवर में सर्वप्रथम उच्चारण, उसके बाद कंठ मुख वीवर, अब कंठ भी है, मुख भी है और वीवर गुफा भी है। में सर्वप्रथम उच्चारण स्थान कंठ है, जिसमें अ आ क वर्ग तथा ह ये आते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगी, अच्छे से आपको याद कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद कंठ के बाद तालु आता है, मूर्धा के पीछे वाला भाग। देखिए जो दांत होता है ना, दांत, ये दांत के पीछे वाला जो छत होता है वो मूर्धा, और मूर्धा के पीछे वाला भाग तालु, और तालु के पीछे वाला भाग कोमल तालु, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोमल तालु, कंठ के बाद कोमल तालु का स्थान है। ई च वर्ग य श यानी ईचो यश नाम वाला जो स्थान है वो आपका कोमल तालु। फिर मूर्धा आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर वर्त्स्य या फिर आपको दंत कहा जाता है। दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा, दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा, ये दांत है, दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा है वो वर्त कहा जाता है। तो वर्त ध्वनियों में आपका कौन कौन से आ जाता है, जो दंत स है, न है, ज है, ये आपके किस में आते हैं, तो ये आपके ल है, तो ये आपके वर्त होते हैं। वर्त वर्ण पूछा है कई बार एग्जाम में, वर्त वर्णों का नाम बताइए, कई बार पूछा है। तो र क्या, र हो गया, ल हो गया, दंती स हो गया, और ज जमीन वाला ज, ठीक है। ज पे नुक्ता याद रखिएगा। मूर्धा के बाद वर्ते को छूकर र ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके बाद दांत छूकर री, त वर्ग तथा स वर्णों की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। नासिका यानी नाक, अनुनासिक ध्वनियां, जिसमें आपके जो पांचों हर स्पर्शी व्यंजन वर्ग का पांचवा व्यंजन, जैसे क ख ग घ अंग्या, अंग्या क्या हो गया, नासिका हो गया। इया नासिका हो गया। अड़ नासिका हो गया। न क्या हो गया, नासिका हो गया। प फ ब म नासिक। तो पांचों जो अंतिमों में व्यंजन है हर व्यंजन वर्ग के, वो नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन, ठीक है। ओष्ठ यानी होठ की बात की जाए तो उ प वर्ग की ध्वनियां ओष्ठ से निकलती हैं। जिह्वा एवं जिह्वा मूल की बात करें तो क वर्ग के उच्चारण में कंठ के स्थान पर जिह्वा का पश्च भाग, जिह्वा मूल का प्रयोग होता है। तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के लिए जिह्वा का मध्य भाग तथा मूर्धन्य निर्दंत ध्वनियों के लिए जिह्वा का अग्रभाग का प्रयोग। तो आपके 3 टॉपिक आज क्लियर हुए। कौन कौन से क्लियर हुए? ध्वनि का परिचय, ध्वनि का अर्थ और ध्वनि यंत्र, ये हम लोग का टॉपिक आज क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद शुरू करेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग को स्वर, व्यंजन और अयोगवा पढ़ना है, और इसकी क्लास में नेक्स्ट डे लेना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको परिचित करा देना चाहती हूँ कि हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या उसमें, है ना, उसमें पढ़ेंगे क्या। बाकी जितने भी हो गए हैं इसका हम पीपीटी पीडीएफ जो है आपके बैचेस में, जो बैचेस बच्चों ने एडमिशन ले रखे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इसको भी ऐड कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, क्योंकि आप लोगों को स्वर व्यंजन वहां पे मैंने अयोगवा वगैरह पढ़ा रखा है ना, ये मैंने ऐड नहीं करवाया था। इसको आप लोग जो है पीडीएफ के फॉर्म में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में भिजवा दूंगी मैं, पीडीएफ जो है कि उसमें अपलोड करवा दूंगी, और आप लोग जो क्या कर लेना, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका बना लीजिएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोग उच्चारण स्थान को समझ लीजिए, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना। अब ये देखिए, ये दांत हो गया यहां से, या नीचे से समझते हैं। ये आप जिह्वा देख रहे हो, जीभ का भाग है, ये जिह्वा, ठीक है, ये जिह्वा है, जिह्वा, ये उपाली जिह्वा, ये नीचे वाला भाग जो है उपाली जिह्वा है। ये स्वर यंत्र मुख है, ये यहीं पे ग्रास नली है आपकी, ठीक है, यहीं पे ग्रास नली, श्वास नली नीचे है, ये उम्मीद ले नहीं पाए, अच्छे से लग रहा है। और उसके बाद जो है ये टॉन्सिल, ये जो थोड़ा सा लटका हुआ ये टॉन्सिल है ना। अली जिह्वा जिसे काकल बोला जाता है, मैंने बताया ना। उपाली जिह्वा यानी अभिकाकल, ये अभिकाकल है, ठीक है, ये काकल और ये अभिकाकल,
ठीक, अलिजिह्वा, अलिजिह्वा ये कोमल तालव्य है, ये तालव्य तालु तो आप जानते होंगे ना, तालु जानते, मुख का ऊपर वाला जो छत है उसके सबसे पीछे वाला भाग तालु, कोमल तालव्य फिर तालव्य है, ये तालव्य है, कोमल तालव्य है, और ये है तालव्य, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नासिका, नाक का, नाक की छिद्र यानी कि नासिका विवर। उसके बाद आपके मसूड़े आते हैं, जैसे वर्त्य बोला गया है, इसको क्या बोला गया, मसूड़े, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, वर्त्य, ठीक है, ये वर्त्य हो गया, नास मसूड़े जो हो गए। फिर दंत हो गया आपका, द्योष्ट हो गया, है ना, दांत और ओष्ठ दोनों को मिला के द्योष्ट बना है। फिर निचला आपका जबड़ा हो गया। ये कुछ उच्चारण स्थान यही मिले थे, तो इसको जो है हम लोगों ने ऐड किए हैं, ये आप लोग इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। मूर्धा जो है, तालव्य का अग्रभाग जो है, तालव्य का अग्रभाग वो आपका मूर्धा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस थे, इसको समझ लीजिएगा। बाकी लाइन से याद करिएगा, लाइन से है। क्रमशः प्रश्न पूछा था आपसे एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है कि क्रमशः पूछा गया था आपसे। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः पूछा गया था, ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसको लाइन से याद करें, श्वास नलिका, भोजन नलिका, कंठ पीटक, स्वर तंत्रियां, अभिकाकल, काकल, मुख विवर, नासिका विवर, कंठ मुख विवर, कोमल तालु, फिर मूर्धा, वर्तस्य या फिर आपका दंत है, नासिका है, ओष्ठ है, जिह्वा मूल और जिह्वा फिर यानी कि जीभ का भाग, इतने हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आज हम लोग अगला टॉपिक, जो चौथा टॉपिक था, मैंने बताया कि ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी में ध्वनियों के 3 प्रकार हैं, स्वर है, व्यंजन है और अयोगवाह है। हम लोग इसको विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है, इसी को विधिवत हम लोग को पढ़ना है। तो इसका क्लास में जो है आपको डेमो सेकंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, और मैं सोच रही हूँ कि ना कि इसको जो है कि अगले ही दिन जो है, क्योंकि मैं लिपि में इसको लेने वाली थी, लिपि के चैप्टर में कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे स्वर के चैप्टर में, ठीक है। स्वर को इसी में जो है कंप्लीट करेंगे, ध्वनि में ही पढ़ा दूंगी, बाकी थोड़ा सा रिविजन हम लिपि वाले में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है क्लास आपको काफी अच्छी लगी, काफी हेल्पफुल क्लास होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।